Hello students, as you know that we are learning about a very important lesson known as photosynthesis in higher plants. And in last session we completed the basic concepts regarding with light reaction. What is the role of essential pigment, what is the function of accessory pigment, antenna pigments, and different types of concept we get completed. And you know that electromagnetic radiations are very important for the purpose of photosynthesis. Electromagnetic radiations में जैसे कि विजिबल स्पेक्ट्रम की जो लाइट रेडिएशंस होते हैं जिनका नैनोमीटर 390 से लेकर 760 तक होता है, वो जो रेडिएशंस होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं. और आप जानते हो कि ब्लू कलर के रीजन में और रेड कलर के रीजन में फोटोसिंथेसिस का जो रेट रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है. In general, chloroplast having presence of two basic structures, that is first one granum, second one stroma. And granum is known as the basic site for light reaction. Granum having presence of sac-like structures known as thylakoids. Thylakoids having pigments, pigments having function just to absorb the sunlight. और ये जो पिगमेंट होते हैं ये जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तब लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है. और लाइट रिएक्शन से क्या होता है कि लाइट रिएक्शन से एटीपी बनता है, NADPH प्लस H प्लस बनते हैं. और ये जो एसिमिलेटरी पावर बनता है एटीपी के फॉर्म में, NADPH प्लस H प्लस के फॉर्म में, ये आगे जाके स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन में यूज होके वहां पे ग्लूकोज बन सकता है. एक्चुअली लाइट रिएक्शन में सबसे मेन कंपोनेंट होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस. यू नो दैट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसमें एक रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए का और उसके सराउंडिंग में बहुत सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं. और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसके दो टाइप है, PS1 एंड PS2 अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी. फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2. अब ये फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 इनसे मिलके, यानी कि अगर समझो हम PS2 PS1 की बात करेंगे तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जनरेट होता है, और PS1 की अगर हम बात करेंगे तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वहां पे क्रिएट होता है, जनरेट होता है. तो आज का जो हमारा मेन सेशन होगा कि लाइट रिएक्शन के अंदर जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है उसको आज हमें अंडरस्टैंड करना है. तो देखिए, लाइट रिएक्शन का सबसे मेन हिस्सा होता है द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन. व्हाट इज मीन बाय फोटोफॉस्फोरिलेशन? फोटोफॉस्फोरिलेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच there is a reaction between ADP and IP. You know that what is the ADP? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. और ये होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. इन दोनों में रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल ए, और वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है. एटीपी इज नोन एज एसिमिलेटरी पावर जस्ट टू सिंथेसाइज ग्लूकोज इन स्ट्रोमा. और ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है इसके दो टाइप होते हैं. एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और दूसरा होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. आज हमें लर्न करना है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हैविंग प्रेजेंस ऑफ टू फोटोसिस्टम, दैट इज फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1. और ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा इसका वहां पे जो प्रोडक्ट होगा तो इसका बेनिफिट जो होगा वो होगा एटीपी और उसके साथ साथ NADPH प्लस H प्लस के फॉर्म में. इसको हम एसिमिलेटरी पावर कहेंगे जो ग्लूकोज को बना सकती है डार्क रिएक्शन में. अब ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है ये किस तरीके से होता है, ये आज का हमारा सबसे मेन सेशन होगा. सबको ध्यान देना है. यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो जिसके अंदर आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, रिएक्शन सेंटर्स देखने को मिलेंगे. जैसे कि दो रिएक्शन सेंटर्स यहाँ पे, एक है क्लोरोफिल ए का जिसका एब्जॉर्प्शन है 680 के ऊपर, और दूसरा है क्लोरोफिल ए का ही जिसका एब्जॉर्प्शन है 700 नैनोमीटर का. अब देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है. जैसे कि देखिए थैलाकोइड का जो मेम्ब्रेन होता है तो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होता है. थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर पिगमेंट्स होते हैं. अब देखिए ये क्लोरोफिल ए जो है सबको कॉन्सेंट्रेट करना है. ये जो क्लोरोफिल ए है ये रिएक्शन सेंटर बोल के काम करेगा, क्लोरोफिल ए. और क्लोरोफिल ए के सराउंडिंग में बहुत सारी एक्सेसरी पिगमेंट्स होंगे. एक्सेसरी पिगमेंट्स के अंदर आपको मालूम है कैरोटीनॉइड्स होंगे, ज़ैंथोफिल्स होंगे. और ये अलग अलग पिगमेंट्स क्या करते हैं, उनके उनके वेवलेंथ के हिसाब से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और पूरी एनर्जी क्या होती है फिर क्लोरोफिल ए के पास कलेक्ट होती है. क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस.
फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस किनको कहते हैं? विजिबल रेंज को हम कहते हैं, जिनकी नैनोमीटर आपको मालूम है, रेंज मालूम है आपको 390 से लेकर 760। तो इसमें क्लोरोफिल ए के लिए जो बेनिफिशियल है वो ब्लू कलर के और रेड कलर के रीजन्स, लेकिन यहाँ पे 680 है, मतलब रेड कलर का जो वेवलेंथ होगा, रेड कलर के जो रेडिएशंस होंगे वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि क्लोरोफिल है वहां पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो फिर क्लोरोफिल ए के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब यहाँ पे क्लोरोफिल ए की जो स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट है, तो जैसे क्लोरोफिल ए को ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं। तो क्लोरोफिल ए का जो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्लोरोफिल ए का होगा एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स वहां से क्या होंगे? रिलीज होंगे, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे उनका जनरल अमाउंट होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने भी का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिलीज होते हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स फिर अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर से कैरी ऑन होते हैं। जैसे कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा वहां पे फियोफाइटिन, दूसरा होगा प्लास्टोक्यूनोन, तीसरा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम B6F का कॉम्प्लेक्स, इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद अनदर रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, और उसके बाद फिर इसकी एक्साइटेड स्टेज, उसके बाद एफईएस कॉम्प्लेक्स, जिसको हम आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसके बाद फ्रेडॉक्सिन FD, और सबसे लास्ट में NADP। तो इस तरीके से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होते रहता है, इसको हम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये एक तरीके से डाउनहिल प्रोसेस माना जाता है। एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है, डाउनहिल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। डाउनहिल का मतलब ये होता है कि हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल के पास। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, अकॉर्डिंग टू द रेडॉक्स पोटेंशियल, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसका मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन लेगा इसका मतलब जो रिसीव करेगा उसका होगा वहां पे रिडक्शन। अब ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम रेडॉक्स स्केल के हिसाब से कंसीडर करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो फियोफाइटिन का रेडॉक्स पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, फियोफाइटिन के कंपैरिजन में प्लास्टोक्यूनोन का रेडॉक्स पोटेंशियल उससे भी ज्यादा है, तो इसके कंपैरिजन में इनका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है। मतलब जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वहां पे कैरी ऑन होते हैं। तो यहां से निकलने के बाद इनके पास जाएंगे, इनसे निकलने के बाद इसके पास, यहां से निकलने से इसके पास, और फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जब प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए के पास जाएंगे तो उनका रिलेशन होता है, क्योंकि रिएक्शन सेंटर वहां पे चेंज हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये सीक्वेंस जो है ये आपको ध्यान में रखना है। और जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास ट्रांसमिट होने लगते हैं तो यहाँ पे एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एडीपी में और आईपी में रिएक्शन होके यहाँ पे एक एटीपी फॉर्म हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे कि एटीपी के फॉर्मेशन के लिए कौन सा मैकेनिज्म वहां पे रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एडीपी में और आईपी में रिएक्शन होकर वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन हो सकता है। तो रेडॉक्स पोटेंशियल के कंसेप्ट के हिसाब से इसके कंपैरिजन में इसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में इनका ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में इनका ज्यादा है। तो जैसे जैसे रेडॉक्स पोटेंशियल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते जाएंगे। फिर जब क्लोरोफिल ए के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन जब क्लोरोफिल ए के पास आते हैं तो फिर 700 नैनोमीटर के ऊपर क्लोरोफिल ए फिर से क्या होता है? एक्साइट होता है। जब वो एक्साइट होगा तो उसकी एक्साइटेड स्टेज आएगी, फिर से वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वही 4 इलेक्ट्रॉन फिर एफईएस के पास आएंगे, एफईएस से लेकर वो 4 इलेक्ट्रॉन एफडी के पास आएंगे, फ्रेडॉक्सिन के पास आएंगे, और सबसे लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ये NADP के पास रिसीव हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने वाटर के मॉलिक्यूल को शो किया, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल आप देख सकते हो। तो ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग होता है इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज आयन, क्लोरीन आयन एंड कैल्शियम आयन। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन रिलीज होने के लिए 8 फोटॉन्स यूटिलाइज होते हैं। 8 फोटॉन्स, ये ध्यान में रखना है आपको। क्वांटम फोटॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जब तक फोटॉन्स नहीं गिरते वाटर के ऊपर तब तक उसका स्प्लिटिंग नहीं होता। तो 4H2 का जो स्प्लिटिंग होता है वो 4H+ में और 4OH- में होता है, और वो जो 4OH- होते हैं उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होके फिर यहाँ से जो पहले इलेक्ट्रॉन निकले थे उनको ये रिगेन किया जाता है। मतलब क्लोरोफिल ए से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे तो फिर से वही 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए के पास
रिगेन हो जाते हैं वाटर स्प्लिटिंग के हिसाब से। और यहाँ पे रहता क्या है, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे रहते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम कहेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से निकलने वाले जो 4H+ होते हैं वो इसको जाके कंबाइन होते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP+, फिर इधर से आने वाले 4 इलेक्ट्रॉन, इधर से आने वाले 4H+, इनका पूरा कॉम्बिनेशन होने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH+H+। इसको हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। और ये जो एसिमिलेटरी पावर होती है यही ग्लूकोज के फॉर्मेशन में यूटिलाइज होती है। यहाँ पे आप एक एंजाइम का प्रेजेंस देख सकते हो, इसको हम कहते हैं पर्टिकुलरली FD-NADP रिडक्टेज। FD-NADP रिडक्टेज ये जो पर्टिकुलर एंजाइम होता है ये स्ट्रोमा के रीजन में होता है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के आउटसाइड में स्ट्रोमा के रीजन में ये लोकेटेड होता है। और इस एंजाइम की वजह से इसका रिडक्शन होता है, किसका, NADP+ का। और यहाँ पे फिर ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब NADP के पास आएंगे तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास लौट के नहीं जाएंगे, किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास, जहां से वो निकले थे। इसका मतलब उनका साइकिलिंग नहीं होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। एंड व्हाट इज द गेन ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? इन वन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रोसेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल। जब एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है तो एक ATP का फॉर्मेशन होता है, और उसके साथ साथ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 NADPH+H+। इसका भी यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी। जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा या साइक्लिक जब होगा, साइक्लिक को हम बाद में देखेंगे, तो ये एसिमिलेटरी पावर क्या होती है, यहाँ पे सिंथेसाइज होती है। तो आपको ये पूरा प्रोसेस ध्यान में रखना है। इसमें 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट के हिसाब से होता है, जिसको हम रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। और दूसरी बात डाउनहिल होता है, मतलब हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होते रहता है। आपको ये चेन ध्यान में रखना है। और 2 रिएक्शन सेंटर्स है, एक है PS2 का, दूसरा है PS1 का। PS2 का 680 के ऊपर एब्जॉर्प्शन शो करता है। PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो क्लोरोफिल ए है। यहाँ पे भी क्या होते हैं, फिर एक्सेसरी पिगमेंट्स लोकेटेड होते हैं सराउंडिंग में, और इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो 700 नैनोमीटर का है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारी डायग्राम्स आती है इसके बारे में। अगर हम ये एक्साइटेड स्टेट को अगर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो भी चल जाता है। अगर आपने एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं किया तो सीधा आपका फियोफैक्टिन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बताना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन तभी मैंने यहाँ पे आपको शो करके दिया है कि पर्टिकुलरली एक्साइटेड स्टेट आने के बाद ही इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट होते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स पहले ग्राउंड शेल में होते हैं, और जब उनको एनर्जी ज्यादा मिलती है तब वो क्या होते हैं, उसके हायर शेल में, और फिर वो सेंटर को छोड़ के, मतलब न्यूक्लियस को वो रिलीज करके फिर आगे निकलते हैं। मतलब ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ये प्रोसेस आपको पूरा ध्यान में रखना है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस। इसमें कुछ साइंटिस्ट का भी रेफरेंस आता है, जैसे कि अर्नोन साइंटिस्ट का रेफरेंस आता है। अर्नोन साइंटिस्ट ने इसको एसिमिलेटरी पावर कहा था। इमर्सन साइंटिस्ट का भी रेफरेंस आता है। इमर्सन साइंटिस्ट ने ये कहा था, रेड ड्रॉप का कंसेप्ट उसने बताया था कि अगर मोनोक्रोमेटिक अगर लाइट रेडिएशन से रेड कलर के, जैसे कि 700 नैनोमीटर के हैं, तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन की वजह से कभी कभी फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो सकता है। अगर 2 अलग अलग सेंटर साइमल्टेनियस अगर काम करेंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मतलब जैसे कि अगर PS2 और PS1 अगर साथ में होगा तो उल्टा फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा रहेगा, मतलब इनके फॉर्मेशन की एक्टिविटी ज्यादा रहेगी। तो उसने वो रेड ड्रॉप का जो कंसेप्ट है वो उसने बताया था। तो किसी एक कलर के रेडिएशन में, जैसे कि रेड कलर के रेडिएशन में ज्यादा से ज्यादा अगर रेड कलर मिलता रहा क्लोरोफिल ए को, तो वो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो सकता है। लेकिन इंक्रीज कब होगा, जब 2 सिस्टम एक साथ, यानी कि एक हाई एनर्जी वाला और दूसरा लो एनर्जी वाला वेवलेंथ वाला पर्टिकुलरली रेडिएशन, मतलब हाई वेवलेंथ वाला और लो वेवलेंथ वाला, एनर्जी नहीं वेवलेंथ के हिसाब से। तो ये जब 2 वेवलेंथ के रेडिएशन साइमल्टेनियस काम करेंगे तो फोटोसिंथेसिस वहाँ पे अच्छी तरीके से हो सकता है। तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का जो कंसेप्ट है ये भी आपको ध्यान में रखना है, और ये एंजाइम का जो फंक्शन है इसका रिडक्शन करना ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की चेन आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और सबसे मेन कंसेप्ट जो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एक बात ध्यान में रखो कि क्लोरोफिल ए से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनिशियली, तो बाद में क्लोरोफिल ए के पास आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाटर के होते हैं, क्योंकि वाटर का स्प्लिटिंग ही क्या करता है,
इलेक्ट्रॉन्स को रिगेन करके देता है क्लोरोफिल ए के पास, और फिर जब उनका क्या होता है, ये ट्रांसमिशन कंटिन्यू होने लगता है। ऑक्सीजन जो रिलीज होता है, जैसे कि मैंने हिल साइंटिस्ट के बारे में कहा था आपको कि ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो वाटर के स्प्लिटिंग से होता है, और ये सारे आयंस जो होते हैं वाटर के स्प्लिटिंग के लिए काम करते हैं। यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स काम करता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये भी कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है PS1 के साथ। और ये सारे फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6, F, यहाँ पे एक ATP बनेगा, प्लास्टोसाइनिन, क्लोरोफिल A, फिर FES, FD, ये सारी चीज़ें आपको नॉन साइक्लिक के अंदर ध्यान में रखनी है। और ये रिडक्स पोटेंशियल के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 1.0, 0.0, -1.0। तो जैसे जैसे रिडक्स पोटेंशियल हम देखते हैं, यहाँ से इसके कंपैरिजन में इसका रिडक्स पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका उससे ज़्यादा है, इसका उसके ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ज़्यादा रिडक्स पोटेंशियल होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो कंसेप्ट है वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो अगले सेशन में हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।